अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो ईरान और अमेरिका की जंग, और उस जंग के 110 रोज़ा जंग के बाद एक मुआहदे तक पहुंचे दोनों फ्रीकैन, और डिजिटल उसके ऊपर सिग्नेचर किए गए प्रेसिडेंट ट्रंप और ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान की जानब से। और दुनिया के अंदर एक उम्मीद पैदा हुई कि अब एक अमन का दौर शुरू होगा और पूरी दुनिया के ऊपर जो एक मुआशी दबाव था उसका भी खात्मा होगा। लेकिन सिर्फ 2 ही दिन गुजरे थे कि इसराइल ने दोबारा लबनान के ऊपर हमलों का सिलसिला शुरू किया और इस मुआहदे को सबोताज करने की कोशिश की। क्या इसमें सिर्फ स्पाइलिंग फैक्टर सिर्फ इसराइल है या कोई और भी इसमें स्पाइलिंग फैक्टर हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ अब दोबारा आबनाए हरमस बंद करने का ऐलान किया है ईरान ने। उसकी क्या वजूहात हैं, क्यों बंद की जा रही है, और इस वक्त जो मईशत एक बहाली की जानब गामजन थी वो दोबारा एक दफ़ा फिर दबाव का शिकार होने जा रही है, और उसके क्या असरात दुनिया भर के ऊपर मुरतब होंगे। और इस आबनाए हरमज़ को खुलवाने के लिए क्या अमेरिका अब आइंदा आने वाले दिनों में कोई फ़ौजी कार्रवाई भी कर सकता है? क्या यह जंग बढ़ सकती है या दोबारा ये मुआहदे की जानब दोनों फ्रीकैन जा सकते हैं? इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया वीडियो लिंक के ज़रिए ब्रिगेडियर गजनफ़र डार साहब हैं, जो कि दफ़ाई अमूर के माहिर हैं, तज्ज़ियाकार हैं। उनके साथ साथ डॉक्टर इरफान साहब हैं, बैनुल-अक़वामी अमूर के ऊपर पूरी दस्तरस रखते हैं। जनाब चौधरी नज़ीर साहब हैं, साबिक़ डिप्लोमेट हैं, साबिक़ चीफ़ प्रोटोकॉल ऑफिसर भी रह चुके हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और उस्मा हमीद गुल साहिबा जो दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर उनकी दस्तरस है, वो भी हमारे साथ होंगी। ब्रिगेडियर डार साहब, ये एक मुआहदा होता है आज से 3 दिन पहले, और उस मुआहदे के बाद पूरी दुनिया के अंदर एक सुख का सांस लिया जाता है कि अब जंग अपनी बंदिश की तरफ जा रही है। उस MOU के बाद 60 रोज़ा मुज़ाकरात का एक दौर चलना था और उसके बाद जाकर चीज़ें फाइनलाइज होना थी, लेकिन फौरी तौर पर एक जंग के ख़तरात टले। लेकिन ये 2 दिन बाद ये क्यों हुआ? सारा कुछ सबोताज होता हुआ नज़र आ रहा है, और दोबारा आबनाए हरमज़ भी बंद होगी और लबनान के ऊपर इसराइल के हमलों का सिलसिला तेज़ हो गया। डेवलपमेंट है, क्योंकि काफ़ी अच्छी उम्मीद पैदा हो गई थी सारी दुनिया को ही कि अब अमेरिका और ईरान जो है ये अमन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इस जंग ने पूरी दुनिया को मुआशी तौर पे डिस्टेबलाइज किया हुआ था, और इसके खासे ज़्यादा प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया को ही हो रहे थे। ग्लोबल क्राइसिस क्रिएट हुआ हुआ था। तो उस लिहाज से जब हम देखते हैं तो जो लेबनान में डेवलपमेंट हुई है और उसके नतीजे में जो मुज़ाकरात तातुल का शिकार हुए, ये बड़ी वरीसम बात थी। और उसके लिए आपने देखा कि पाकिस्तान ने फौरी तौर पे इस पे रिएक्ट किया, और मोहसिन नकवी साहब भी चले गए ईरान में और चीज़ों को कूल डाउन करने की कोशिश की। फिर वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस जो हैं, उन्होंने भी काफ़ी सख्त बयान दिया है इसके ऊपर, इसराइल की जो पॉलिसी है कि इस क्राइसिस को जारी रखा जाए। तो उस लिहाज से पूरी दुनिया ने ही इसराइल की ये जो कोशिश है कि इन मुज़ाकरात को डीरेल किया जाए, इन पे प्रोग्रेस ना होने दी जाए, उसको पूरी दुनिया ने ही क्रिटिसाइज किया है। यानी कि इस मामले में अगर देखा जाए तो फर्स्ट टाइम है कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो कि इसराइल के साथ खड़ा हो या उसकी हिमायत कर रहा हो। बट वो चूंकि जूश लॉबी बड़ी स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर, वो अपनी एफर्ट कर रहे हैं कि अमेरिका को कि इन मुज़ाकरात को ततुल का शिकार किया जाए। और फिर ऑन ग्राउंड जो वो कर रहे हैं साउथ लेबनान में, उन्होंने मिलिट्री एक्शन किया है और सीज फायर की बार बार खिलाफ वर्जियाँ भी कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें वर्ल्ड कम्युनिटी को और ख़ास तौर पे अमेरिका को जो इन्फ्लुएंस है इसराइल के ऊपर अपना, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसको किसी नज़्म ज़ब्त के अंदर लाना पड़ेगा। क्योंकि ये अच्छा। भी फैक्ट है कि इसराइल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की मदद के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये अभी हमने इस जंग में देख लिया है। इस जंग में और पिछले साल जो जंग हुई थी ईरान और इसराइल की, उसमें डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे ईरान ने इसराइल के लिए, तो उसको अमेरिका ने ही आके बचाया था। अब भी यही सूरत हाल है। ठीक तो हो गया।
अगर डॉक्टर अमेरिका इरफान साहब, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, इसराइल को बचा सकता है, तो फिर उसको इन्फ्लुएंस यूज करना चाहिए कि वो जी ये जी डीरेल ना करे जी ब्रिगेडियर मुज़ाकरात। साहब, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर इरफान साहब, ये अमेरिका की दोगली पॉलिसी नहीं नज़र आ रही कि एक जानब तो वो मुआहदा कर रहा है, जी जी। दूसरी जानब हम देखें तो जेडी वैंस उसको नेतन्याहू को उसको शटअप कॉल तो दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका अमली तौर पर हिजबुल्लाह और उससे मुंसलिक जो अफराद हैं उनकी कंपनियों के ऊपर पाबंदियां लगा रहा है और इसराइल को बाकायदा रोकने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। तो क्या ये दोगली पॉलिसी नहीं है अमेरिका की? हाँ देखिए जी, अमेरिका और इसराइल के जो ताल्लुकात की आप तारीख देखते हैं ना, तो ये तारीख में एक तो 1973 के बाद जे एफ कैनेडी जो था उसके दौर में हमें इस तरह के सख्त बयानात जो हैं वो इसराइल के खिलाफ अमेरिका से सुनने को मिलते हैं। और ये अब दूसरी दफा हम तारीख के अंदर देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अब उनका सेकंड टर्न्योर चल रहा है, और जेडी वैंस का शुमार उन अफराद में होता है जो ईरान के ऊपर हमले के खिलाफ थे। और आपको याद होगा कि ईरान ने यह कहा था कि तभी मुज़ाकरात की तरफ आएंगे जब जेडी वैंस को भी इस मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाएगा। तो हम देखते हैं कि जेडी वैंस जो है, क्योंकि अगले अपने आप को वो पोटेंशियल प्रेसिडेंट के तौर पर देखते हैं अमेरिका के 2028 के बाद, तो अल्टीमेटली इस डील के हवाले से अगर ये नाकाम होती है तो ये सारे का सारा बर्डन जो है वो जेडी वैंस के ऊपर ही आपको आता हुआ नजर आएगा। अच्छा, अब इसकी वजह से आप देखते हैं कि जेडी वैंस जो है वो बहुत कैटेगोरिकली उन्होंने जो नेतन्याहू के ऊपर तनकीद की है। अगर आपको याद हो तो जब पहली दफा लेबनान के ऊपर अटैक करके इन्होंने इस डील को और मुज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिश की थी, तो जेडी वैंस ने एक कॉल की थी जो डोनाल्ड ट्रंप से भी पहले, और अच्छा खासा नेतन्याहू को झाड़ पिलाई थी। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि दोबारा डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसी तरह के अलकाबात जो हैं वो नेतन्याहू के लिए इस्तेमाल किए। तो इस वक्त अमेरिका और इजराइल का जो रिलेशनशिप है ना, उस पैराडाइम के अंदर एक शिफ्ट आपको आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त मशरक़ वुस्ता के अंदर जो इजराइल और अमेरिका के ताल्लुकात हैं उनके अंदर जहां पे कन्वर्जेंस थी वो सिर्फ ईरान को लेकर थी, लेकिन अब उनके मफादात के अंदर डाइवर्जेंस आपको नजर आ रही है। और डाइवर्जेंस क्या है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जो सियासी साख है वो भी दांव पे लगी हुई है। अगर इस डील को सबोताज करने में इजराइल कामयाब हो जाता है तो समझ लें कि मिड टर्म के इलेक्शंस जो हैं अब वो डोनाल्ड ट्रंप के निकलते हैं। और अगर ये डील कामयाब हो जाती है तो इजराइल के अंदर नेतन्याहू जहां पे उसकी प्राइम मिनिस्टरशिप भी जाएगी, अभी वहां पे सितंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं, बल्कि उनके ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं वो भी ओपन होंगे और वो फिर जेल में जाएंगे। तो अब ये दोनों जो इस वक्त एक तरफ वजीर आजम इसराइल के और दूसरी तरफ आपको सदर ट्रंप जो हैं वो एक ऐसे डायलेमे का शिकार नजर आ रहे हैं कि अल्टीमेटली ये दोनों किसी भी बात के ऊपर आप कन्वर्ज कर नहीं सकते हैं। अब देखना यह है, और ईरान ने जो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया है ना, उसने बहुत जबरदस्त ये टैक्टिक्स खेला है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, इस वक्त आप देखते हैं कि स्टॉक हैगन के अंदर वहां पे जो बर्गन स्टॉक का एरिया है स्विट्जरलैंड में, वहां पे चोटी पे वो पूरी दुनिया का मीडिया इकट्ठा है। और वहां पे कल शहबाज शरीफ की भी स्टेटमेंट आई है कि 21 जून को वहां पे जो है वो मुज़ाकरात का पहला दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। और मोहसिन नकवी साहब भी आपको इस वक्त ईरान में नजर आ रहे हैं। तो ये वो राइट टाइम है अमेरिका के ऊपर एक ऐसी चमाट मारने का, उसके ऊपर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके, कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से उसको इंटरवेन करना पड़े और नेतन्याहू को सदरन लेबनान के ऊपर जो वो अटैक्स कर रहा है उसको उससे रोके। आपने ये देखना है कि जो 14 पॉइंट्स है ना, उसमें जो सबसे पहला पॉइंट रखा गया है ईरान की तरफ से वो लेबनान का पॉइंट था कि यहाँ पे ना सिर्फ जंगबंदी हो बल्कि लेबनान के अंदर से इजरायली फौज का जो इनखला है वो होना चाहिए। क्योंकि अब तक इजराइल जो था वो पहले बफर जोन बनाता था, बफर जोन को अपनी टेरिटरी के साथ अनेक्स करता था और फिर उस अनेक्स्ड बफर जोन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और बफर जोन वो बनाता था। और इस तरीके से वो पूरे अपने चारों तरफ जो शाम है, लेबनान है, जॉर्डन है और वेस्ट बैंक है, ठीक हो गया डॉक्टर साहब, टेरिटरी को फैला रहा था। बिल्कुल ठीक है। चॉइस साहब, एक तो जो बार बार आबनाए हरमज़ कभी खुलती है कभी बंद होती है, अब दोबारा जिस तरह ये एक MOU के बाद बंद हुई है, क्या हम ये समझें कि ईरान के पास यही एक सबसे बड़ा मौसर हथियार रह गया कि वो आबनाए हरमज़ को बंद कर दे ताकि पूरी दुनिया के ऊपर प्रेशर आए? दूसरा, इसमें एक दूसरा सवाल है मेरा आपसे, दो क्वेश्चन है कि अगर इसराइल को हम देखें तो वो इस मुआहदे का हिस्सा नहीं है,
क्या अमेरिका ये कामयाब हो सकता है ईरान को इस चीज़ को बावर कराने में कि ईरान अमेरिका को अलहदा देखे और इसराइल को अलहदा देखे, दोनों को अलहदा ट्रीट करे? जी, बहुत शुक्रिया। इसको स्लाइटली और एंगल से देखें। मैं आपके जो दो सवाल हैं, मैं उस पर फोकस करूंगा। इसराइल, जंग इसराइल की थी, समझना होगा, और एग्रीमेंट किया है अमेरिका ने। अब यहीं से आप बिस्मिल्लाह करें। इसराइल का जंग के बावजूद कि उसने ये पहली दफा हुआ है कि कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट को ड्रैग किया है इसराइल ने एक फुल फ्लेज ईरान के साथ वॉर के लिए, जो कि 79 के बाद इस किस्म की जंग नहीं हुई। ये और बात है कि पिछले साल जून में एक एपिसोड हुआ था। अब इसराइल के कोई भी ऑब्जेक्टिव मुकम्मल पूरे नहीं हुए। जो चार थे, न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसका मिसाइल प्रोग्राम, और उस नेबरहुड में जो ईरान के एलाइज हैं उनका, अब वो वहीं के वहीं पर हैं। और अब ये इसराइल के लिए मैं कहूँगा लॉजिकल है कि वो करे जो वो कर रहा है। बाय द वे, अब जो एग्रीमेंट है उसके आप क्लोजली उसकी रीडिंग करें, उसमें लिखा हुआ है कि ये एग्रीमेंट है बिटवीन अमेरिका और ईरान, इंक्लूडिंग इन दोनों के जो वॉर एलाइज हैं। यही वजह है कि लेबनान के ऊपर ईरान की इंसिस्टेंस है कि उनके ऊपर भी जंग, उसके साथ भी किसी किस्म की कोई जंग नहीं होनी चाहिए। अब अमेरिका की जिम्मेदारी बन गई है इस अंडरस्टैंडिंग के तहत कि वो इजराइल को इस बात के ऊपर सिर्फ कायल ना करे, फोर्स करे। लेकिन यहाँ पर एक प्रिडिकामेंट है, एक और चीज है कि इजराइल के साथ अमेरिका ने ये जो अंडरस्टैंडिंग का डॉक्यूमेंट था किसी स्टेज के ऊपर भी शेयर नहीं किया। ये आप इससे अंदाजा करें कि इन दोनों के दरमियान कितनी एक किस्म की टेंशन हो गई और बदएतमादी थी कि उन्होंने शेयर नहीं किया। अमेरिका को पता है कि इसराइल का चूंकि कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हुआ, वो इसको साबोटाज करेगा। अब आप, मैं और XYZ सब एक्सपेक्ट करें कि इसराइल पूरी ताकत से इसको साबोटाज करेगा। ईरान तैयार है उसके लिए। अब आपका दूसरा सवाल था स्टेट ऑफ हार्मोज के लिए। अब ईरान के पास जो रेडली अवेलेबल इसका सोल्यूशन था, या जो 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 रिस्पॉन्स था, वो ये है कि वो स्टेट ऑफ हार्मोज को ना खोले, एक दिन खोला और दोबारा उसको बंद कर दे, क्योंकि वो भी हिस्सा है। अब अगर इस एग्रीमेंट ने इम्प्लीमेंट होना है, इट इज अ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अमेरिका एंड ईरान। मेमोरेंडम तो कागज हो गया ना, एक फॉर्मेट है वो। अब इस अंडरस्टैंडिंग ने इन टोटो इम्प्लीमेंट होना है। अब ये नहीं हो सकता कि ईरान अपने तौर के ऊपर अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी करे और अमेरिका अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे, जो कि इजराइल को इसके ऊपर तैयार करे, बाय फोर्स करे, बाय कन्विंसिंग करे, बाय डायलॉग करे, जो भी करे। लिहाजा अब आप ना, ये जंग, ये कॉन्फ्लिक्ट जिंदा है बाय द वे। ये वॉर की सिचुएशन इन अ वे कंट्रोल हुई है, मैं ये कहूंगा, अभी टर्मिनेट नहीं हुई, क्योंकि 7 दिन का पीरियड है आपके पास। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैडम उज़मा साहिबा, ईरान के अंदर हम देखते हैं तो पासदारान इनकलाब जो है वो इस पर नाखुश नज़र आते हैं इस MOU के ऊपर, जबकि अमेरिका के अंदर हम देखते हैं तो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उनकी पॉलिसियों के जो हॉक्स हैं वो उनके ख़िलाफ़ नज़र आ रहे हैं। क्या ये भी एक स्पॉइलिंग फैक्टर हो सकता है, या इजराइल सिर्फ अकेला ही स्पॉइलिंग फैक्टर है, या कोई और मुमालक या कोई और चीज़ें भी इसमें हो सकती हैं? आपका क्या ख्याल है इस पर? मैं सारे थोड़ा सा मुख्तलिफ इसमें सोच रखती हूँ। मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि अमेरिका की साइड से कोई भी स्पॉइलिंग फैक्टर नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल वन। क्योंकि ये गुड कॉप बैड कॉप की गेम है। कभी वो JD वैंस को आगे ले आते हैं और कभी वो कुछ कर देते हैं। उनकी जो अमेरिकन पूरी पॉलिसी है वो इस वक्त हाईजैक्ड है बाय इसराइल। इसराइल के लॉबीज ने उनको हाईजैक किया हुआ है। कोई उनकी मर्जी से के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता।
मगर चूंकि दुनिया में एक आपने बैलेंस दिखाना होता है, कहीं ना कहीं आपने कुछ चीजें करनी होती हैं सारों को साथ लेके चलने के लिए। किसी को यकीन दिलाना है कि हम तुम्हारे साथ हैं, जबकि उसकी पीठ में छुरा घोंपना है, और किसी को किस चक्कर देना है। तो ये सारी जो गेम है, और जबकि स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रम्प का तो कॉन्सेप्ट ये है कि झूठ बोल के धोखा देना या चीजें, ये एक हिकमत अमली का तरीका है उनकी। तो इसलिए उस चीज को यकीन ना किया जाए। और ये जो जो गेम भी हो रही है कि जेडी वैंस आज बहुत बुरा बुरा कह रहे हैं, मजाल है उनकी कि वो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को कह दें। उनकी वो ये फोन एक दफा उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में किया था इस्लामाबाद टॉक्स में, तो उसी वक्त जेडी वैंस मीटिंग छोड़ के चले गए थे। तो द ग्राउंड रियलिटी हमें समझने की जरूरत है कि ये हमें, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, सज्जा दिखा के खब्बा मारते हैं, बिल्कुल। ये मुसलमानों के साथ ये कर रहे हैं, ये पूरा हमारे साथ ऐसी कर रहे हैं, हमें चक्कर दे रहे हैं। ये उसकी बहुत सारी वजूहात है। अगर मैं उनको वन बाय वन भी आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि आप मशरिक वस्ता के ममालिक देखिए, वो इनका साथ छोड़ने पे तैयार है। वो इनको कह रहे हैं आप अपने बेसिस खत्म कर दें, क्योंकि आपकी वजह से हमें तकलीफ हुई है। तो उनको पैसिफाई करने के लिए कह देते हैं हाँ हाँ ठीक है, हमको एक वायदा कर रहे हैं, अभी तुम्हारे मामला ठीक हो जाएंगे। उनका ऑयल बंद हो रहा है। मगर मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आज सारे लोग नहीं समझते इस बात को, मगर मैं चूंकि सारा वक्त यही काम करती हूँ, स्टडी करती हूँ, मैं यकीन से कह सकती हूँ, 99% मुझे इस बात का यकीन है कि इनका मकसद मशरिक वस्ता को डिमोलिश करना है। जितने भी अरब ममालिक हैं उनको फाइनेंशियली डिमोलिश करके, डेसिमेट करके, खत्म करके इसराइल के ताबे करना है। और इसके लिए ये कभी गुड कॉप बैड कॉप की गेम खेलते हैं, कभी हॉर्मोज बंद होने देते हैं, कभी खोल देते हैं, खुलवा देते हैं। कभी ट्रंप साहब हर जुम्मे को एक ऐलान करते हैं कि जी मामला ठीक होने वाले हैं, तो वो उस वक्त एकदम से ऑयल के रेवेन्यू प्राइस गिर जाती है, फिर अचानक रेट चढ़ा देते हैं। बीच में ये ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो ऑल टुगेदर अगर आप ये समझे तो ये सारी एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है, बेकार है। क्योंकि असल जब तक हम कोर इशू को नहीं समझ लेंगे, हम बात को कहीं भी नहीं पहुंचा सकते। और कोर इशू ये है कि इनका मकसद क्या है, और मकसद जो है पूरा इलाके को तबाह बर्बाद करके, खत्म करके, जैसे आपने देखा है गजा में जिस तरह हो रहा है, जिस तरीके से मामला है, तो इन्होंने इनको बिल्कुल परवाह नहीं है कि मलबा बना के ढेर बना दिए या बमबारी इतनी कर दी है। इसी तरह ये आहिस्ता आहिस्ता ये मशरिक वस्ता की वेल्थ को बचा के, क्योंकि जिसको इन्होंने बाद में खुद इस्तेमाल करना है, उसके अलावा वो बाकी तमाम चीजों में उनको दिमागी तौर पे थका देंगे, उनको वैसे कमजोर कर देंगे, उनके जो विल पावर है वो खत्म कर देंगे। ये उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, और इसमें ये शामिल है कि कोई बिल्कुल किसी की मजाल नहीं है शैतान याहू को कोई कुछ कह सके, वो तो मजाल ही नहीं किसी की। और आपने खुद देखा है कि ट्रंप साहब भी कोई किसी की मजाल नहीं है कि वो बात करे, और पूरी जो लॉबी है, इसीलिए आप देखें कि एक फैसला एक दिन सुनते हैं, अगले दिन पता लगता है कि वो तो बात ही नहीं सुन रहा। जिसको आप $4 बिलियन अ ईयर दे रहे थे पहले रूटीन में, जिसमें आप उसको असला सारा देते हैं। आप सोचे कि जो F-35 में JP-5 जो फ्यूल यूज होता है वो अमेरिका में शॉर्ट हो गया, मगर इनको सप्लाई हो रहा है। कैसी बातें कि वो उसकी वो बात ना माने। उसकी चूड़ी टाइट करना कोई काम तो नहीं है अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए। जब सारों को रगड़े तो उसको क्यों नहीं कुछ कह सकते। वो इतना सा एक जिसको कहते हैं आउटपोस्ट है अमेरिका की। ये सारी गेम है, इसको समझने की जरूरत है। और ये कभी भी मसला हल नहीं होगा जब तक कि हम जो है, एक जहाजों में एक गैजेट होता है जिसको कहते हैं IFF, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो। उसमें एक ऐसा सिग्नलिंग होती है कि जब दूसरा जहाज गुजरता है तो आप जज कर लेते हैं कि ये कौन सा जहाज एनिमी जहाज है या फ्रेंडली जहाज है। तो पाकिस्तान मुसलमान कौम को, उम्मत को अब फ्रेंड एंड फो की तमीज करना जरूरी है। इस वक्त समझने की जरूरत है कौन हमारा दोस्त है, कौन दुश्मन है। और इसका इलाज ये नहीं है कि इन लोगों पे बार बार एतमाद किया जाए। हमने तो यही सुना था कि मोमिन की निशानी है कि वो एक बिल से 2 बार नहीं डसा जाता। या तो रोजाना डसा जा रहा है, रोजाना धोखा दे रहे हैं, रोजाना बेईमानी हो रही है। आप मुझे बताएं, लेबनान में हर जगह हर मौके पे वो धोखा देते हैं और फिर वो भोले बन जाते हैं कि वो तो मान ही नहीं रहा। बिल्कुल तो ठीक है, बच्चे की तो बात नहीं माननी पड़ेगी ना, मैं चीजों को नहीं मानता। समझ आती है ये बात कि जो एक दफ़ा बात की जाती है उसको दोबारा यू टर्न ले लिया जाता है। ब्रिगेडियर साहब, ये मैडम की बात बिल्कुल समझ आती है, मैं आपकी तरफ आऊँगा,